please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. कुछ और खबरों के साथ आगे बढ़े इससे पहले आपको बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत से सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर आलोक जोशी की पूरी बातचीत आप देख सकते हैं 10:27 पर। नीरव मोदी और मेहुल चोकसी बैंकों का पैसा लेकर विदेश फरार हो गए और उनके किए का खामियाजा पूरे ज्वेलरी सेक्टर को भुगतना पड़ रहा है। घोटालों के चलते बैंक अब फाइनेंस देने में हिचक रहे हैं। फाइनेंस की कमी से अब ज्वेलरी सेक्टर की चमक फीकी पड़ रही है। इस सेक्टर में बैंक फाइनेंस पिछले साल के मुकाबले 10% तक घट गया है। नतीजा एक्सपोर्ट्स का फाइनेंस कॉस्ट बढ़ रहा है। दूसरी तरफ घरेलू मांग में मंदी सेक्टर के लिए दोहरी मार साबित हो रही है। जानकार बताते हैं कि इस साल फाइनेंस की कमी के चलते एक्सपोर्ट्स में 10% तक गिरावट आ सकती है। फाइनेंस का कंस्ट्रेंट आया है, सो वर्किंग कैपिटल पे कर्व सारे मैन्युफैक्चरर्स को हुआ है, उसके कारण बिजनेस स्लो डाउन हुआ है। ये साल जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं बिटवीन 5 and 10% डाउन रहेगा कंपेयर टू लास्ट ईयर। पिछले 6 महीनों में घरेलू मांग में भी करीब 4 से 5% की कमी आई है। हालांकि अच्छे मॉनसून और त्योहारों की शुरुआत होने की वजह से अगले 6 महीनों में डिमांड वापस लौटने की उम्मीद की जा रही है। लास्ट 15 दिन से हमारी डिमांड पे थोड़ा पिकअप तो आ रहे हैं। So if you take last 2 weeks to 3 weeks, gradually it is going up, and the real demand for the festive season is yet to begin. So I am confident that during this next upcoming, the south से शुरू हो रहा है ओणम से, then it will end with New Year kind of thing. ये टाइम सीजन है तो अभी सीजन आया जिस होने के बाद पूरा ही फेस्टिवल सीजन आएगा तो डेफिनेटली बाकी सारे चीज़ों में भी डिमांड है तो ज्वेलरी में भी डिमांड आ ही जाएगा। जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर देश की जीडीपी में 7% और तैयार माल के एक्सपोर्ट्स में 13% हिस्सेदारी रखता है। वैसे कॉमर्स मंत्रालय ने ज्वेलरी सेक्टर की फाइनेंसिंग से जुड़ी दिक्कतों पर एक कमेटी बनाई है, लेकिन अब तक इस कमेटी की पहली बैठक भी नहीं हुई है। सिल्की सिंह, मुंबई। आने वाले दिनों में बिस्किट, ब्रेड जैसी चीजें महंगी हो सकती हैं। गेहूं और चीनी के दाम बढ़ने की वजह से कंपनियां कीमत बढ़ाने की सोच रही हैं। गेहूं के भाव में आए हालिया उछाल ने बिस्किट, ब्रेड जैसी चीजें बनाने वाली कंपनियां अब अपने उत्पाद की कीमत बढ़ाने जा रही हैं। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के एमडी वरुण बेरी कहते हैं कि कंपनियों ने गेहूं की पर्याप्त सप्लाई के लिए तैयारी कर रखी है, लेकिन एक सीमा के बाद परेशानी होगी। ऐसे में कीमत तो बढ़ानी पड़ेगी। अनुमान है कि सितंबर से शुरू होने वाली तिमाही में बिस्किट की कीमतें 7 से 8% तक बढ़ाई जा सकती हैं। हम 15 से 17% बढ़ोतरी हम लोगों ने देखी है आटे के दामों में, तो उसका एक इम्पैक्ट आएगा। और आटा एक सब्सटेंशियल इनपुट कॉस्ट है बिस्किट के अंदर। दूसरा, आटे के अलावा इवन शक्कर, शुगर का भाव भी बढ़ा हुआ है, उसका भी तकरीबन 10% जितना भाव पिछले कुछ अरसे में बढ़ा हुआ है। जानकारों का ये मानना है कि सरकार ने इस साल अनुमान से ज्यादा गेहूं खरीदा। कुछ इलाकों में फसल कम हुई तो कहीं कहीं खराब भी हुई है। ऐसे में गेहूं के दाम बढ़े और आटा महंगा हुआ। इसका सबसे बुरा असर छोटे बिक्री वालों पर होगा, जिनके पास कच्चा माल खरीदकर स्टॉक करने के लिए साधन नहीं है। ऐसे में उनके पास दाम बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं। निधि राय, मुंबई। देश भर में आसमान से पानी नहीं आफत बरस रही है। सबसे ज्यादा खराब हालात इस वक्त केरल के हैं, जहां बारिश और बाढ़ ने भारी तबाही मचाई हुई है। केंद्र सरकार, सेना और डिजास्टर रिस्पांस फोर्स समेत तमाम एजेंसियां वहां के हालात पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हुई है। बारिश और बाढ़ का ऐसा मंजर केरल ने दशकों से नहीं देखा था। सड़कें खुद ब खुद पानी के सामने सरेंडर कर चुकी हैं। इडुक्की बांध से पानी छोड़े जाने से हालात और भी बदतर हो गए हैं। बांध में पानी का स्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा था, इसलिए पहले एक गेट खोला गया, फिर 3 गेट खोले गए और शाम होने से पहले ही बांध के 5 गेट खोल दिए गए। अविश्वास प्रस्ताव पर तीखी नोकझोंक और राज्यसभा के उपसभापति के चुनाव में विपक्षी एकता की हार के बीच आज संसद का मॉनसून सत्र खत्म हो गया। इस सत्र में पिछले 14 साल में सबसे ज्यादा कामकाज हुआ है। इस दौरान जीएसटी से जुड़े 4 बिल, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल समेत कुल 12 बिल पास हुए, लेकिन 3 तलाक पर बिल अटक गया है।
ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, इस मॉनसून सत्र को कितना सफल माना जाए, क्या एनालिसिस है? देखिए, दरअसल अगर आंकड़ों पर गौर करें तो वाकई ये कहा जा सकता है कि मानसून सत्र काफी सफल रहा और दोनों सदन को मिलाकर के 14 साल का रिकॉर्ड टूटा, यानी कि 14 साल में सबसे ज्यादा कामकाज हुए। सिर्फ लोकसभा में कहें तो वहां पर 18 साल का रिकॉर्ड टूटा है। कुल दोनों सदनों में मिलाकर के कुल 22 बिल पेश किए गए थे, जिसमें से 20 बिल दोनों सदनों से पारित हो चुके थे। ये अपने आप में बड़ी सफलता है। जो महत्वपूर्ण बिल पारित हुए उसमें जीएसटी से जुड़े हुए 4 जो एक्ट थे उसमें करीब 44 संशोधनों को संसद ने मंजूरी दे दी है। यानी जीएसटी काउंसिल ने समय समय पर जो फैसले लिए थे वो सारे फैसले अब अमल में आ जाएंगे। मसलन कंपोजिशन स्कीम के डीलर के लिए टर्नओवर की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़कर 1.5 करोड़ रुपए हो जाएगी। इसी तरह से जीएसटी रिफंड, इनपुट टैक्स क्रेडिट के नियम अब लागू हो पाएंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिल पारित हुआ वो था आर्थिक अपराध के मामले में देश छोड़कर बाहर जाने वालों की संपत्ति जब्त करने के लिए सरकार ने फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल पर अध्यादेश लाया था। उस अध्यादेश को भी मंजूरी मिल गई। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में बदलाव को मंजूरी मिल गई। एक जो काफी विवादास्पद बिल था एफआरडीआई बिल, उसको भी सरकार ने इसी सत्र में वापस लेने का फैसला लिया। ये वही बिल था जिसके बाद ये माना जा रहा था कि बिल पारित हो गया तो बैंक दिवालिया होने पर जमाकर्ताओं की पूरी रकम डूब जाएगी। हाँ, कुछ मोर्चे पर थोड़ी सी नाकामी जरूर मिली। अंतिम समय में सरकार ने कोशिश की कि एक साथ 3 तलाक देने वाले मुद्दे पर एक बिल को पारित कराया जा सके, लेकिन सहमति नहीं बनी। ये 3 तलाक पर बिल पारित नहीं हो पाया। हाँ, 1-2 मामले थे जहां पर कह सकते हैं कि थोड़ा सा ऐतिहासिक रहा। 15 साल में पहली बार किसी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। इस दौरान राहुल गांधी और पीएम नरेंद्र मोदी के मिलन की बातें भी काफी हेडलाइन बनी, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव गिर गया और आखिरी क्षणों में विपक्षी एकता की करारी हार होती हुई दिखी जब राज्यसभा के उपसभापति के चुनाव में विपक्ष ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया, लेकिन वो उम्मीदवार हार गया और सरकार का उम्मीदवार जीत गया। ऑलराइट, लक्ष्मण शुक्रिया वो सारी एनालिसिस हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। अब आप चुनाव के दौरान किसी जासूस की ही तरह गड़बड़ियों की शिकायत कर सकते हैं। जी हाँ, हमारे खास कार्यक्रम साक्षात्कार में मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने कहा कि सी विजिल ऐप के जरिए कोई भी आयोग को जानकारी, वीडियो या फोटोग्राफ भेज सकता है और उसकी पहचान भी गुप्त रखी जाएगी। आप एक नया ऐप लॉन्च कर रहे हैं, ई नेत्र जिसको कह रहे हैं, जिससे कि किसी के लिए भी बहुत आसान होगा अपनी शिकायत आप तक पहुंचाना। उस पर थोड़ी रोशनी डालेंगे। ये एप्लीकेशन अभी सी विजिल के नाम से गूगल ऐप स्टोर में उपलब्ध है और निःशुल्क मिल जाता है। इसमें सिर्फ ये है कि अभी आपको बीटा वर्जन मिलेगा। जब कहीं इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएंगे तो उस एरिया में ये काम करने लगेगा। तो इसका मतलब है सिटीजन विजिलेंस। क्या होता है कि हमारा एनफोर्समेंट मशीनरी बहुत ज़्यादा होती है और बहुत प्रॉम्प्टली एक्शन करती है, लेकिन ये अनुभव किया गया कि बहुत जगह गलत शिकायत या बेसलेस शिकायत आकर वो वहाँ पर चले जाते हैं और जहाँ से वो जाते हैं वहाँ कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए कमीशन ने ये सोचा कि इसमें वीडियो या फोटो जो भी एप्लीकेशन अपने मोबाइल में रखेगा, जब भी वो इसको वीडियो या फोटो हमें सबमिट करेगा तो एविडेंस के साथ शिकायत हमारे पास आ जाएगी। इसमें कई चेक्स रखे गए हैं कि जिस जगह आप वीडियो बनाते हैं या फोटो बनाते हैं उसी जगह से आपको ये करना होगा, ताकि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के आधार पर कंस्टिट्यूएंसी, रिटर्निंग ऑफिसर, डीईओ, सीओ ये आइडेंटिफाई हो जाए और वो फोटो या वीडियो के साथ जो भी आपकी शिकायत है वो उन्हीं के इनबॉक्स में जाए। दूसरा इसमें यह है कि अगर आप बहुत शक्तिशाली आदमी के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं तो आपको ये सुविधा है कि आप अपना मोबाइल फ़ोन नंबर और अपनी आइडेंटिटी हाइड कर सकें। उसमें एक बॉक्स दिया हुआ है कि अगर आप हाइड करना चाहते हैं तो आप उसको क्लिक कर दीजिए तो आपका मोबाइल नंबर और ये नहीं आएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम जैसे ऐप वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को किसी इमरजेंसी के वक्त चुनिंदा तौर पर बंद करने में टेलीकॉम कंपनियों ने असमर्थता जताई है, लेकिन दूरसंचार विभाग इन टेलीकॉम कंपनियों के जवाब से सहमत नहीं है। हमारे सहयोगी असीम मनचंदा इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं। असीम, पहले तो आप यही बता दीजिए कि डीओटी ने क्या कहा है और साथ ही ये पहलू भी रखिए कि कंपनी का क्या वर्जन है, कंपनियों का उस पर क्या कहना है।
देखिए, दूरसंचार विभाग ने 18 जुलाई को टेलीकॉम कंपनियों को एक चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि आप इस विकल्प को तलाशिए कि जो है व्हाट्सएप है, फेसबुक है या इंस्टाग्राम मैसेंजर है, इनको ब्लॉक किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। दूरसंचार विभाग को टेलीकॉम कंपनियों ने अपना जवाब दे दिया है। कुछ कंपनियों ने इसमें असमर्थता जताई है कि उनका कहना है कि इसको उनको ब्लॉक जो है वो नहीं किया जा सकता, लेकिन दूरसंचार विभाग जो है इनसे सहमत नहीं है। दूरसंचार विभाग के मुताबिक बाजार में ऐसे सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं जिनके जरिए इनको ब्लॉक जो है वो किया जा सकता है। ऐसे में दूरसंचार विभाग इन टेलीकॉम कंपनियों को अपना सिस्टम अपग्रेड करने के निर्देश जो है वो देने वाला है। कंपनियों को 1 महीने का वक्त जो है वो दिया जाएगा। खासतौर पे कि दूरसंचार विभाग का ये कहना है कि अगर किसी भी तरह की कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो टेलीकॉम कंपनियों को पहले से ही तैयार रहना चाहिए कि वो किसी भी व्हाट्सएप या किसी भी एप्लीकेशन को ब्लॉक करने के लिए वो तैयार जो है वो रहें। तो उनका अपना सिस्टम जो है अपग्रेड करना होगा और उनका और जब कभी भी जरूरत पड़ने पर इन टेलीकॉम कंपनियों को कहा जाएगा कि आप इस ऐप को जो है ब्लॉक कीजिए। और तब तक दूरसंचार विभाग चाहता है कि कंपनियां जो है वो तैयारी इसकी लेकर के कर लें। शुक्रिया असीम वो सारी जानकारी रखने के लिए। चलिए वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि केरल में कुदरत ने किस तरह बरपाया अपना कहर।